डर क्या होता है? पाकिस्तान आर्मी आके विमेन का रेप तो नहीं कर रही है, बिकॉज दे विल वॉक इन लिटरली। मेरी नानी मुझे कहानियां सुनाती है कि हम जहर रखते थे अपनी पॉकेट में। Yes, before we get raped, we'll have that. Blackout हो जाता है. They tell us to switch off the cameras as well because of the lights. And what do we do then? Somebody moves into your house, the police is busy doing the drill. Even before war, we are fighting a war. Radicalism या फिर extreme right-wing parties क्यों power में आ रही है? Because Oedipus and Electra complex. It's a very shocking thing. Some people will be very shocked, but Sigmund Freud said that कि जब बच्चा 3 से 6 साल के बीच में होता है, if it's a male child, he wants to take the place of his father. He wants to possess the mother completely. उन्होंने भी तो सीखा ना हमारे साथ. They are human beings. Don't make them gods. We need to detox our brain of the dopamine. Dopamine is addictive. Parents didn't know what's right parenting, wrong parenting, and having said that, बच्चे तो जानवरों के भी बड़े हो जाते हैं. That's what this manosphere is making out of men, teaching them to be very, very emotionally distant, not vulnerable, anti-women, misogynist. So no matter family कितनी भी अच्छी हो, तुम्हें ना वो group से appreciation नहीं मिल रही ना, तो then you will look for it somewhere. Neonatal abstinence syndrome की जहाँ बच्चे को withdrawal symptom हो रहे हैं क्योंकि माँ के womb में उसको drug की supply मिल रही थी. Hey mom, welcome to the show, Shweta, and thank you so much for making this one time, क्योंकि ये हमने बहुत परिस्थितियों के साथ लड़ाई झगड़ा करके हमने ये कॉल अरेंज करी है. एंड पता है मेरे यहाँ पे भी आंधी चालू हो चुकी है, थंडर स्टॉर्म पूरे फुल फ्लेजेड बाहर चालू हो चुके हैं, पावर कट है. एट द सेम टाइम आप जहाँ से आ रही हैं, आपके साथ अपनी एक दिक्कत चल रही है, एक बॉर्डर टाउन से आप आती हैं, तो आप ये बताइए कि आपके वहां पे किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, है ना? नो, एवरीथिंग इज फाइन. आपके वहां पे किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है, ये हमारा फर्स्ट डिस्कशन पॉइंटर भी है. कि हम लोगों ने जो है, हम देख रहे हैं कि क्योंकि अभी तक की जो मेरी वीडियोस हैं ऑपरेशन सिंदूर एंड आर्मी एंड उस थीम की हैं. पहली बार मैं एक साइकोलॉजिस्ट के साथ, एंड यू आर अ पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट, लोगों ने बहुत सारी रील्स आपकी अब तक देखी होंगी, बहुत सारे मैटर्स पे आपके व्यूज जाने होंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोइंग टू टेक अवे अ लॉट ऑफ गुड स्टफ फ्रॉम दिस वन पॉडकास्ट. सो नॉनदलेस हम ऑपरेशन सिंदूर से ही स्टार्ट करते हैं कि लोग बहुत कहते हैं कि वॉर होनी चाहिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए, और कोई बात नहीं, वॉर में कोलैटरल डैमेज तो जाता ही है. यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन में बैठ के ये बात बोलना बहुत इजी है. आप मुझे अपने एंड से बताइए कि सिचुएशन आपके बॉर्डर टाउन में कैसी है, आपको किस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या देखती हैं मेंटल मेकअप में डिफरेंस जो बॉर्डर टाउन्स में रहते हैं और जो मेट्रोपॉलिटन्स में रहते हैं उनके लिए. Alright, so having been born and brought up in a metro town, only studied outside of it in Chandigarh, I see that when I was a kid, कारगिल वॉर हुई जब, तो मैं बहुत छोटी थी और हमें ये वाला फ्रंट खोला नहीं था उन्होंने, पंजाब वाला, बट पूरा टाइम यही डर रहता था कि कब कब ये हो जाएगा. तो मुझे याद है कि हमें हमारे पेरेंट्स ने बोला कि जितने तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा हैं, एक बैग में डालो. और रोज हम गली में जब बच्चे खेलते थे तो हम बाहर देखते थे कि किसी ना किसी के बैग्स पैक होके जस्ट फॉर सेफ्टी से एक सामान कहीं और जा रहा है, ताकि एकदम से भागना पड़े तो हम निकल सके. पेट्रोल फुल करवा के रखते थे व्हीकल्स में कि कभी भी निकलना पड़ सकता है. और हमारे तो जोक्स भी उस टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स ने 65 और 71 वाली वॉर भी देखी है, तो बोलते कुछ नहीं होता बच्चे, हमारे ऊपर से मिसाइल निकल जाएगी, इतनी छोटी रेंज की थोड़ी होती है, 10 किलोमीटर पे बैठे हैं. तो जब सारा कंट्री ये बोल रहा होता है ना कि वॉर चाहिए, रिवेंज चाहिए, हमें ये होता है कहाँ जाना है. हमें ये कॉल्स आ रही होती है कि हमारे पास आ जाओ, इसके पास आ जाओ. हमारे लिए वो टाइम होता है व्हेन वी रियली रियलाइज हु इज स्टैंडिंग बाय अस. द रिलेटिव्स हु कॉल अस एंड से come to us, stay with us. No matter what we have in a day, we have to leave everything and become refugees. एक तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका कैसे होता है. लाइक आई वाज सिटिंग इन द जिम दैट डे एंड पीपल वर सेइंग जिम की फीस नहीं देते यार, कैश काम आएगा.
Imagine. From that to that, and people had that paranoia. You're leaving your work. There'll be no source of income. बैंक रन चल रहा है, बैंक बोलता अपने पैसे ही निकाल नहीं सकते हो, कहाँ जाएंगे लोग? दिस Exactly. इज द प्रॉब्लम. एक तो ये साइकी पे इफेक्ट, दूसरा हमारे बॉर्डर एरियाज में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ दिस. किसी वक्त भी इंस्टेबिलिटी आ गई तो क्या करेंगे? तो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज उसकी वजह से कम हो जाते हैं. लाइक द ओनली मेजर जॉब्स आर टीचर्स, डॉक्टर्स, एंड मे बी स्मॉल शॉप्स आर इन दैट. एंड देन वी से कि प्रोग्रेस नहीं हो रहा. प्रोग्रेस तो तभी होगा ना जब पीस होगा. Exactly. तो हमारे लिए वो अलग पर्सपेक्टिव है. यस, वी ऑल्सो फील फॉर आवर कंट्री, वी लव आवर कंट्री. एक लिमिट के बाद तो यहाँ भी लोगों को हमने बोलते हुए सुना है, यार अब हद हो गई है, अब निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा. यू कांट, like if somebody comes and threatens your life, you will not give your mother to that person or your sister. We understand that and we are ready for that kind of sacrifice. बट जब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करने का वो बात होती है ना, तब डर लगता है. हम वो लोग हैं जिनको फेस करना पड़ता है बिल्कुल सामने. True. एंड True. एकदम से साइकी चेंज हो जाती है. लाइक यू डू ऑनलाइन शॉपिंग, छोड़ यार, पैसे बचाते हैं. And anything like the perspective of life changes, it becomes to bare minimum. घर में राशन है, भर लो, मिलेगा नहीं मिलेगा, छत होगी सर पे. ये सब साइकोलॉजी एकदम से चेंज हो जाती है. फ्रॉम living in an advanced world where you talk about feminism, you talk about women rights. डर क्या होता है? पाकिस्तान आर्मी आके women का रेप तो नहीं कर देगी यहाँ पे, because they will walk in, literally walk in. हमें डर लगता है. We as women, like मेरी नानी मुझे कहानियां सुनाती है कि हम जहर रखते थे अपनी पॉकेट में. We will live in border areas. Yes, before we get raped, we'll have that. In those times, 65, 71 times. So she said, okay, our parents had taught us, you will be treated so bad if they move in, they are terrorists or they are army, just take the poison and die before they do that to you. So that's our psyche, that's the kind of fear we live with. And still, I think people love the country so much that still if push comes to shove, we'll also say कि अपनी जमीन तो नहीं देनी चाहिए. Right, right, right. But I mean, for the first time only, मैं भी ऐसा अकाउंट किसी ऐसे शख्स से जो इतना पास बॉर्डर के रह रहा है पहली बार ही सुन रही हूँ. और कुछ चीजें सुन के रियली लगता है, मतलब हम लोग यहाँ उस लेवल तक जा ही नहीं सकते. एक बड़े लेवल तक की बर्ड्स आई व्यू तक की रख सकता है कि चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट करना पड़ जाएगा. बट दिस थिंग कि आपकी नानी ने बोला कि जहर भी रखते हैं, बिकॉज वो इस हद तक सोच पा रहे हैं क्योंकि वो इतना क्लोज हैं. तो उसकी माइन्यूटेस्ट ऑफ द नुआंसेस या क्या गलत जा सकता है. आई मीन दिस इज क्रेजी, दिस इज क्रेजी. और कितना फर्क है, मैं कहती हूँ इंडिया में अगर आप देखो, लेफ्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, Exactly. वेस्ट, एवरीथिंग इज लाइक बहुत. जब वीरदास ने बोला था कि टू इंडिया वाला उनके बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी. आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली. बहुत सारे इंडियाज हैं सेम इंडिया में, हर एक का. Exactly. And I've lived both of them. I've studied in a big city and I live here. And those two are different words. We progressing, बहुत कुछ change हो रहा है. But when it comes to these war-like situations, everything changes. और फिर end में लगता है कि क्या ये बातों से या फिर peacefully resolve नहीं हो सकता ये सब? कोई वर्ल्ड लीडर क्यों नहीं है जो इस चीज को रिजॉल्व करवा दे? बट देन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहुत फायदा होता है शायद इस चीजों से. एग्जैक्टली. तो हम कॉमन मैन सफर करते हैं. और गुंडे मवालियों को मैंने देखा है डिस्कस करते हैं, यार बड़ा अच्छा टाइम आ गया, लोगों के घर लूटेंगे. हाँ, ये भी मैं सुना है. एंड दैट्स वेरी कॉमन. ब्लैकआउट हो जाता है. कल ही रात को हम शूट करने वाले थे और नहीं कर पाए. राइट, राइट. Blackout हो जाता है. They tell us to switch off the cameras as well because of the lights. And what do we do then? Somebody moves into your house. The police is busy doing the drill. Where is the safety? Even before war, we are fighting a war. The mental war of where to stay, what to do, what not to do, whether to pack our bags, whether to pack our documents, what's important, what's not important, who will go, who will stay back. Because if we leave our houses, people will move in, plunder, and there'll be nothing left when we come back. That's
हॉरिफाइंग, दैट्स हॉरिफाइंग। मतलब आप देखिए आपके दिमाग में कितना कुछ टेंशन, हम स्ट्रेस की यहाँ पे अलग ही लेवल के लोग जॉब का स्ट्रेस ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, यहाँ पे सर्वाइवल का स्ट्रेस है। यस, डेफिनेटली। सो 65-70 मंथ्स और अब तक कुछ मतलब जैसे आपकी नानी ने भी बताया, आपकी मम्मा ने भी बताया, तो कुछ आप वो लोग बताते हैं कि किस तरीके से चीजें अगर बेटर हुई हैं, क्या बेटर हुई है, क्या वर्स हुई है, ऐसा कुछ डिस्कशन होता है? तो पहली बात तो ये है कि पहले इतना मीडिया और सोशल मीडिया नहीं था. देयर वाज जस्ट वन ऑन डीडी चैनल एंड व्हाटएवर दे टोल्ड अस वी टुक इट एज द ट्रूथ. अब इस बार मैं आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ मीडिया क्रिएटेड पैरानोया. That was so bad because we sitting at the border, either we listen to the official channels of the government where the DCs or other people issue orders and we looked at that and local channels. या फिर हम मीडिया देख रहे हैं कि actually क्या हो रहा है, are they resolving it? And the paranoia they created and the way they said अब तो war होनी चाहिए. With every statement हमारी heart beat ऊपर नीचे जाती थी. एंड दैट वाज आवर ओनली सोर्स. ऊपर से उसके बाद क्या होता था, ब्लैकआउट में तो टीवी भी बंद कर दो. ठीक एग्जैक्टली। है. और उस टाइम से इस टाइम का एक तो ये है कि मीडिया हैज नॉट प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल, इट हैज प्लेड अ वेरी वेरी नेगेटिव रोल. वेरी नेगेटिव। Yes, very negative role. You should not reveal things and you are not policy makers. How can you ask the government to go into war on media? That's their choice, that's their strategy. They have to think it out. ये जैसे ट्रायल बाय मीडिया नहीं होता, कोई केस चल रहा है and they just keep saying and there is a pressure on the judge. Similarly, media has no right pressurizing the government to go to war. राइट राइट। It's a strategic decision not to be taken by the media. ये नेगेटिव रोल है और वो उस टाइम नहीं था और इतना पैरानोया क्रिएट नहीं होता था. दूसरी चीज ये भी है कि वॉरफेयर की टाइप डिफरेंट थी. राइट नाउ वी कैन सिट इन लाहौर एंड टारगेट दिल्ली और सिट इन दिल्ली एंड टारगेट लाहौर. So nobody is really safe. एग्जैक्टली। And at that time, we were the only ones facing the brunt of it, as my parents tell me. But उस time पे, I'll tell you something, that life was very simple. We didn't have, every house didn't have AC, we didn't have comforts. People were usually living in joint families. हर किसी को ना अपना वो comfort zone नहीं था. Now psychologically and technologically, we live in our separate rooms, even though we stay in the same house. प्लस टेक्नोलॉजिकली हमारे पास एसीज हैं, टीवीज हैं, एवरीथिंग आर गैजेट्स. व्हेन वी हैव टू लीव हाउस इट्स अ बिग डील. लाइक माय पेरेंट्स टोल्ड मी, हमें जाना होता तो हमें क्या सोचना होता था, 4 कपड़े होंगे, खाना खाने के लिए होगा तो सरवाइव कर लेंगे. अभी तो वो साइकोलॉजिकल थिंग ऑफ लाइक अ टीनेजर नीड स्पेस, you need your AC, you can't sleep without an AC in this extreme weather. By the way, the temperature here is 50 degrees already. So 49, 50, that's how it is because we are close to Rajasthan as well. We have a border with Rajasthan. So वो चीज move करना इंसान के लिए difficult हो गया because we have started living with much more comforts with the advancements that there are. Having said that, nowhere is safe. We are not the only ones who are unsafe. So एक क्या बोलते हैं कि ना हम सब we are all in the same boat. That's the comfort my parents start taking now कि पहले तो हम ही भागते थे, अब तो सब एक जैसे हैं. राइट। But they do not understand the modern warfare. When we tell them कि वो यहाँ से बैठ के टारगेट कर सकते हैं, they understand that the army will move into the city or something like that happen. But the modern technology and the modern warfare is beyond our parents to understand. And I feel that it's not so much a war as a war of perceptions. Like तुमने किसी को मारा, उसको हाईलाइट कर रहे हो, उन्होंने तुम्हारे बंदे मर गए तो उसको छुपा रहे हो. That it's not a war per se, but a war of perception. It's just that what will people think of the government who's going into war, and that's very painful. That to get votes in other states, like you're creating a war-like situation in this country, fear psychosis in a border state. I don't know how much, like they say, like when we study diplomacy, when I was preparing for civil services, they said when you want to understand a country and how it behaves, just understand it like every country has an ego like a human being, and human beings run a country. उधर से उनके आर्मी जनरल को अपना फेस सेविंग करना है, हमारे लीडर्स को अपना फेस सेविंग करना है, एंड कोलैटरल डैमेज कौन है? वी द पीपल who will face inflation, who will have to leave their houses,
No matter where you are in the country, it will hit the economy, it will hit the supplies, it will hit our lives. टोटली टोटली मतलब इन्फॉर्मेशन आपने भी बोला कि वॉरफेयर एंड एवरीथिंग साइकोलॉजिकल, अभी ये लोग एंड दे वर डिफेंडिंग देमसेल्व्स, द मीडिया, दे मेन स्ट्रीम मीडिया वाज डिफेंडिंग देमसेल्व्स और द सपोर्टर्स ऑफ दैट काइंड ऑफ यू नो द कंज्यूमर्स ऑफ दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो लोग बोल रहे थे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। अब इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर था या डिसइन्फॉर्मेशन वॉरफेयर था, ये तो इट इज एनीबडी कैन मेक आउट ना कि भाई क्या हो रहा है, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो आप। अगर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी है ना नेहा, तो हमें क्या गवर्नमेंट को अलाउड होना चाहिए ना सिर्फ, गवर्नमेंट के प्रॉपर चैनल्स हमें अगर मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दैट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। बट हर एक चैनल अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हु टू बिलीव? Would you believe it? गवर्नमेंट तो ये कहे नहीं, मतलब जो आप देखें आर्मी की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो इन लोगों का शोर शराबा है वो अलग टेंजेंट पे चल रहा है टोटली। हाँ, they're living in a different India and I don't know what they're talking about. This is very, very painful, the role media has played is this time in the war. टोटली आई थिंक इट इज एक ना बहुत ही आपने ना टेंट भी किया है हमारे कंट्री की इमेज को। Yes. जस्ट इमेजिन अभी बहुत ज्यादा धक्का लगा है, मतलब जो जिस तरीके का स्टैचर था और अभी आप लाइक दे से अभी मीडिया में भी बहुत बोल रहे थे जो लोग इसको अपोज कर रहे थे कि हाइफनेट कर दिया इंडिया हाइफन पाकिस्तान। Yes. डिफरेंस नहीं है जो वो कर, And then you want to be dehyphenated, then behave differently. behave differently. So true, so true. So talking about behaving differently and same, हम लोग political उसकी बात ही कर रहे हैं सिनेरियो की, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं that अभी हमने लोगों के माइंडसेट का, मेन स्ट्रीम मीडिया के माइंडसेट के बारे में बात करी है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को श्वेता कि वर्ल्ड ओवर, मतलब यूरोप में भी, यूएस में भी, अपनी कंट्री में देख लीजिए, अपना एशिया में भी रेडिकलिज्म की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाई आर पीपल लाइक एवरीथिंग इज आउट देयर। अभी क्या था कि पहले लोगों को पता नहीं था कि क्या एजेंडाज हो सकते हैं, नया नया ये सब सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग केम इनटू प्ले इन पॉलिटिक्स, सब चीजें ओपन होते हुए भी क्यों लोग इस तरफ इस पॉलिटिकल माइंडसेट को जा रहे हैं? क्यों? सी, सोशियोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट होता है, अ ग्रुप फॉर इटसेल्फ एंड अ ग्रुप इन इटसेल्फ। ग्रुप फॉर इटसेल्फ क्या होता है कि जब एक ग्रुप है वो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट दे आर नॉट अवेयर दैट दे फॉर्म अ ग्रुप। लाइक से वुमेन लूजली फॉर्म अ ग्रुप और वो ग्रुप इन इटसेल्फ हो गया। ग्रुप फॉर इटसेल्फ होता है जब वो ग्रुप इकट्ठा होके आता है और अपने राइट्स के लिए कुछ बोलता है या कुछ कॉमन कॉज के लिए इकट्ठा होता है। रैडिकलिज्म या फिर एक्सट्रीम लाइक राइट विंग पार्टीज क्यों पावर में आ रही है? बिकॉज हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी हो गई है, हर कोई कट ऑफ है, अकेलापन बहुत ज्यादा हो गया है। सो बिकॉज ऑफ दैट लोनलीनेस वी हैव, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ बेसिक नीड टू बिलोंग, एंड दीज लीडर्स who say that हम हिंदू, हम अमेरिकन्स, हम तुम्हारा भला करेंगे, हम तुम्हें देखेंगे, then you have that feeling that somebody is standing up for our rights. और वो दूसरी जो रिलीजन्स या दूसरे ग्रुप्स है उनकी अदराइजेशन कर देता है, मीन्स वो और है, हम अलग है और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो हर इंसान इस एज में वी आर हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक और हमें लगता है कि हम कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, हम यहाँ बिलोंग करते हैं। शायद आज हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं because we don't keep in touch that much with the relatives. When then somebody comes in is like, you are mine, we are together, I'll look out for you. That's where people fall for it. And that's why we are going towards these right-wing or extreme governments, because they give you that sense of belongingness which you are not getting from families and the society in general. राइट राइट, द अदर डे आई वाज डिस्कसिंग इट विद माय फादर आल्सो। अब आपकी ये जो अभी आपने जो एक टेक्निकली उसको एक्सप्लेन किया सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स में ना, दैट इज सो ट्रू। उस दिन वैसी बात हुई थी, हर एक की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है ना, वो ये होता है कि जैसे आपने भी बोला है रिलेट करने का, बिलोंगिंगनेस का, तो मैंने पापा को वही बोला, मैंने कहा अगर अपनी ही कंट्री का कोई आपका हमारा ही सिटीजन होगा और वो किसी ऑपोजिट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलीव करेगा तो आप उसके साथ ज्यादा सिंपैथी रख पाओगे, या फिर कोई चाहे दूसरी कंट्री का हो, बट जैसे कोई लिबरल है, कोई राइट विंग है, कोई लेफ्ट विंग है, अगर आपकी ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बंदा दूसरी कंट्री में होगा उसके साथ ज्यादा सिंपैथाइज कर पाओगे। एंड द आंसर वाज क्लियर, उसके साथ कर पाओगे।
क्योंकि आइडियोलॉजीज और वही है ना इंक्लिनेशंस, वो आप ना एक सिंपैथी फैक्टर शायद क्रिएट कर देते हो एक दूसरे के लिए आपस में, एंड देन यू लाइक टू मूव ऑन इन दैट डायरेक्शन इन अ हर्ड, लाइक यू सेड. Yeah, so when we talk about like कि इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है यूएस जाना या फिर वीजास डिफिकल्ट हो गए हैं. My friends living in US, if they are making big money or businessmen, दिल से अच्छा ही तो कर रहे हैं. हमारे बिजनेसेस के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं. Though they are Indians, if you're benefiting from it in today's world, what serves you is the right thing for you. That's what the mindset is. एंड दे से अच्छा है टैक्स हमारे लिए तो कम हो गए हैं, हम तो अब सिटीजन बन गए हैं, हमें क्या है. दे थिंक फ्रॉम अ वाइट मैन्स पर्सपेक्टिव. राइट राइट राइट. हर कोई अपने फायदे के बारे में, एग्जैक्टली लाइक हाँ. यू सेड, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. जो मेरे सेगमेंट को मुझे फायदा कर रहा है वो मेरे लिए अच्छा है, उसी हाँ. को. लार्जर इंटरेस्ट में कोई नहीं देख रहा है. लार्जर इंटरेस्ट नहीं है. लाइक इफ टुमारो another government comes to power which is not of your religion of or which does not stand for what you stand or is out from your out group जिनको तुम अदर करके बैठे हो, वो पावर में आ जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? हैव यू एवर थॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव? दे डोंट. बिकॉज वो नैरो विजन है और सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे हैं, और एक वो है कि हमारा है, हमारे जैसा है, बस इसलिए हम उसके पीछे जाएंगे. एंड इट्स एवरीवेयर, इट्स नॉट जस्ट कंट्रीज. लाइक माय फादर इज अ लॉयर, और बार एसोसिएशन के इलेक्शन होते हैं ना जब, वहां भी कास्ट बेसिस पे वोट डलती है. इमेजिन कि जिसकी कास्ट, एंड इमेजिन दीज आर एजुकेटेड क्लास, तुम सोचो मासेस का होता है. एंड सो पेनफुल कि आई हैव सीन वन लॉयर सेइंग टू अनदर, वो मेरी बिरादरी का है, उसको डालूंगा. और व्हेन यू यू एक्चुअली कैलकुलेट कौन सी कास्ट के कितने लोग हैं और कौन जीतने वाला है, पता होता है हमें. Despite all the education, all the knowledge on these lawyers standing up for your rights in the court. Imagine that. तो मतलब कॉम्पिटेंस की कहीं पे भी कोई वैल्यू ही नहीं है. आप कितने कॉम्पिटेंट हो, दैट इज द लास्ट फैक्टर दैट अ वोटर इज कंसिडरिंग. Yeah, I mean, they think of short-term gains. That's what is happening because memory बहुत short हो गई है लोगों की. Distract करना बहुत easy हो गया है. बिकॉज सोशल मीडिया वही पार्ट प्ले करती है कि, और मीडिया का भी, आज एक स्टोरी है ब्रेकिंग, कल दूसरी स्टोरी ब्रेकिंग है, तो जैसे ये 2-3 न्यूज साइकिल में चलेगा, फिर बदल जाएगा दिमाग लोगों का, क्या ही फर्क पड़ता है. That's painful. That's actually painful. And coming to comfort now, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी जब ब्लैकआउट की भी बात कर रहे थे, that everybody has now with time has gotten used to a certain kind of comfort. आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जनरेशनल ये जो कंफर्ट हमारे को मिला है, पहले वाले जनरेशन को, हमारे दादी नानी वगैरह को उतना कंफर्ट नहीं था, अब जो जेनजीज को, जेन अल्फा को जितना कंफर्ट मिल रहा है, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये too much of comfort is also can act as a breeding ground for psychological issues? मतलब उनके पास कोई real struggles नहीं है. Do you think that it holds true somewhere? To the first question, yes, and to the second question, I'll tell you when. Too much comfort, yes, is a breeding ground for those psychological issues. But they say उनको real problem नहीं है, problem real है, क्योंकि उनको psychological issues होने लगे हैं. Physical discomfort उनको नहीं है, but psychologically they're very, very disturbed. So, what I would say is, बहुत ज़्यादा discomfort भी खराब है और बहुत ज़्यादा comfort भी खराब है. There is an optimum place. वो कहते हैं ना, एक गोल्डीलॉक्स जोन होता है जो जहाँ पे प्लैनेट सर्वाइव कर सकता है. इंसान के लिए भी ऑप्टिमम जोन है, वहां पे उसके लिए बेस्ट है सर्वाइव करना. लाइक ऑप्टिमम डिस्कम्फर्ट से क्या होता है, यूल हैव अ पुश टू मूव टुवर्ड्स बेटर. इफ यू गिवन एवरीथिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, व्हाट विल यू स्ट्राइव फॉर? वेयर विल यू हैव दैट फायर इनसाइड यू? इफ यू गिवन एवरीथिंग, हमने देखा है ना कि एक जनरेशन इंटेलिजेंस स्किप कर जाती है, मजाक से बोलते हैं कि इसके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करी, ही इज सच अ मोरॉन. क्यों? क्योंकि ही इज गिवन एवरीथिंग. व्हाट वुड ही स्ट्राइव फॉर? Right. And the right kind of parenting would be that even if you have discomfort, I've seen Ambani saying somewhere that, I don't know whether it's true or not, that we send our kids to school by bus, used to send us school. Maybe that small discomforts or small things to look up to, कि कार पे कब जाऊंगा, कब मेरे को वो एज आएगी, to look up to. You should have something to look up to and something to strive for.
अगर सब कुछ पहले ही मिल गया, इसीलिए हमारे वेदों में लिखा है ना कि वो जो डिफरेंट आश्रम्स ऑफ लाइफ होते थे कि राजा को पढ़ने के लिए जंगल में भेजते थे ऋषि मुनियों के पास। क्यों? उसके पास सब कुछ होता था उसी जमाने के हिसाब से, बिकॉज डिस्कम्फर्ट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, but not so much discomfort that it breaks you. An optimum level, somewhere in the middle, is yes, you give comforts to your kids, but mild discomfort is always good for growth in life. Yes. Some discomfort is required. मतलब Yes. Yes, Exactly. but don't go to the extreme that okay, आज एक साइकोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि भाई डिस्कम्फर्ट में रहना है तो हम तुम्हें कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे. Not like that, but yes, there is an optimum. So see, there is a bell shaped curve. शुरू करो डिस्कम्फर्ट, थोड़ी परफॉर्मेंस राइज करेगी, एक पीक लेवल आ जाएगा थोड़े डिस्कम्फर्ट से जहां परफॉर्मेंस, अगर तुमने उससे भी ज्यादा डिस्कम्फर्ट कर दिया फिर परफॉर्मेंस डाउन जाएगी कि बिल्कुल ही कोई फैसिलिटी नहीं है. जैसे कईयों के पेरेंट्स बोलते हम तो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, एग्जैजरेट करके बोलते हैं पेरेंट्स, राइट? उतना भी कर दोगे इस एज में अपने बच्चों के लिए, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट. बट आई एम जस्ट सेइंग कि माइल्ड डिस्कम्फर्ट इज गुड फॉर योर साइकी and good for your growth. Good for your growth, right? Yeah. So discomfort भी I think आजकल एक parents को भी एक ये है कि that they also have to maintain a certain status. कभी discomfort देखी उनको भी ये नहीं, मतलब for them it might just be an issue for image also, कि हम इनको इतना discomfort, मतलब वो कहेंगे कि तुम afford नहीं कर सकते हो. इसके चलते भी शायद से कभी हिचकते होंगे कि चलो बच्चे को प्रोवाइड कर दो, बिकॉज पेयर प्रेशर, बच्चे को प्रोवाइड कर दो क्योंकि हमको भी एक स्टेटस मेंटेन करना है. राइट. वो स्टेटस मेंटेनेंस ना पेरेंट्स आल्सो ग्रो विद द चाइल्ड. लाइक फर्स्ट चाइल्ड के वक्त पेरेंट्स वो करते हैं, उसको अपना स्टेटस प्रूव करने के लिए बच्चे को चीजें दे दी, बट देन it's not a very good thing to use your child as a tool to satisfy or prove your status, because ultimately the child learns what he or she sees, and for the child also those superficial things start mattering more than relationships. अगर तुमने उसको सिखाया ये कि हमारी इज्जत बच जाएगी, हमारा स्टेटस एक सर्टन हो जाएगा, and the child starts believing ki now next toy, next car, next whatever, they believe in those things. And I've seen kids who do not have too much means, if they go to a good school, parents somehow send them to a good school for education, they will lie about their parents financial status, because वो सीख रहे हैं ना वहां से कि that is what will give us acceptance, and it leads to such huge personality disorders or troubles in future. And that chronic lying starts, you trying to prove to be someone that you are not. उसको हम बोलते हैं cognitive dissonance, कि तुम कुछ दिखा रहे हो और हो कुछ और वो जो डिफरेंस है ना वो तुम्हें पागल कर देगा. राइट. और अल्टीमेटली तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत वॉर्प डेवलप होगी उससे. सिंपलिसिटी. यूनिफॉर्म्स क्यों लगाते हैं हम स्कूल में? इमेजिन क्यों होती है यूनिफॉर्म्स? ताकि सब एक जैसे दिखे, कोई कंपटीशन ना हो उस चीज में. तुम उसी चीज को दूर कर रहे हो. कुछ लॉजिक से यूनिफॉर्म्स थी ना स्कूल में, ताकि so nobody feels like left out or anything, that they feel equal, feel uniform as a child. बट उसका कॉन्सेप्ट ही वो, फिर वो पेन पेंसिल फ्रॉम अ ज्योमेट्री सेट टू सम किड्स, दे विल शो द स्टेटस और व्हाट कार डू आई कम इन. So yes, it's very bad for parents to just get things for their child just to show that they have a certain status. Right. If the child needs it, the child should be given that. So true, so true. Yeah. So अभी आपने बोला that parents also grow with their children, right? So हम लोग क्या करते हैं, जैसे मतलब मैं बहुत ज्यादा इससे वो नहीं करना चाहूंगी, डिविएट नहीं करना चाहूंगी, बट जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. जैसे लेडीज के लिए भी कहते हैं ना कि वी अटैच सो मच ऑफ रिस्पेक्ट विद लेडीज दैट वी स्टॉप ट्रीटिंग देम एज अ ह्यूमन बीइंग ओनली, कि ये तो देवी का दर्जा है, ये देवी है. तो लगता है कि ऐसा कुछ हम पेरेंट्स के साथ भी अटैच करते हैं, इन द सेंस दैट पेरेंट्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे, सो दे माइट आल्सो हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ दोज इमोशंस टुवर्ड anybody, you know, with their own children also. ज्यादा सेल्फलेस होंगे, बायोलॉजिकल हैं वो सब, मतलब आपकी ही औलाद होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर, कंपैशन वगैरह सब कुछ होगा. बट इज इट पॉसिबल दैट पेरेंट्स
might be jealous of their children sometime, some parents might be, या फिर कुछ इस तरीके के कुछ नेगेटिव इमोशंस टुवर्ड देयर चिल्ड्रन भी हो सकते हैं क्या कुछ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स में? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब ये है कि you have a certain emotion towards someone and you cannot show that emotion. It's not a very conscious process. You will not be aware कि तुम ये कर रहे हो, but you will be doing it. So, for example, you hate someone and you, on the other hand, start showing too much positive emotion and care for that person. I'll tell you how it shows. So, a woman who does not want to have a child, okay? She is forced by the societal pressure या फिर सास ससुर बोल रहे हैं शादी करके बाद बच्चा करना है. She has a child. अब now she consciously does not know that she has formed a reaction. वो मदर ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएगी. बच्चे को खेलना है, नहीं 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 तेरे को चोट लग जाएगी, कुछ पहनना नहीं तो ये मत पहन, तेरे लिए ठीक नहीं है, तो ये मत खा, तेरी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. It comes out as extra care. Extra care. That is reaction formation sometimes. Okay. और फिर जब कई बार हम रिलेशनशिप्स में एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ईडिपस एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स. It's a very shocking thing. Some people will be very shocked, but I'm not saying it from my side. It's Freud's concept. Sigmund Freud said that कि जब बच्चा 3 से 6 साल के बीच में होता है, the child is so damn obsessed with like if it's a male child, the child is obsessed with the mother. And he wants to take the place of his father. He wants to possess the mother completely. तो बच्चे के अंदर वो नेगेटिविटी होती है फादर के लिए. And the same goes for a girl. The girl is so close to the father and she has a certain level of hatred towards the mother because she wants to have the father all to herself. And by the age 6 or so, ये अपने आप unsaid complexes होते हैं, resolve हो जाते हैं. But if you get stuck at that age, then you have real issues in personality in future. And same goes for mothers also. हमने वो भी तो देखा है ना, एक mirror on the wall, who is the prettiest of them all. और फिर उसकी बेटी उससे सुंदर होती है तो she can't tolerate it. Though they will never explicitly be jealous, the cases are few. But yes, and also parents are also kids when they have their first child. Like if they get married early, like 20s में अगर बच्चे हो गए हैं, तो पहले बच्चे के टुवर्ड्स कहते हैं ना, दूसरे बच्चे के टुवर्ड्स तो तुम बहुत लिबरल हो गए. उन्होंने भी तो सीखा ना हमारे साथ. दे आर ह्यूमन बीइंग्स, डोंट मेक देम गॉड्स. द डे यू स्टॉप ट्रीटिंग देम एज गॉड्स, यू विल मेक द लाइफ इजियर फॉर योर ओन सेल्फ एंड देम. बिकॉज जब व्हेन यू थिंक दे आर गॉड्स, दे कैन डू नो रॉन्ग. पर जब वो गलत करते हैं, यू थिंक द एंटायर वर्ल्ड इज रॉन्ग. इफ यू ट्रीट देम एज ह्यूमन, then your life is much simpler. इंसान था, गलती हो गई. Somebody's parents is a drug addict. Somebody's parent is an alcoholic. तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि the God has gone wrong. It's a person with a flaw, and it happens to be your parent. So be it. Just treat them as humans. And same goes for women that you said. Abhay Deol once said कि हमें दो ही तरीके से लेडीज को दिखना आता है, या तो सती सावित्री या तो स्लटी सावित्री. बीच वाली औरत कहाँ है? द वुमन हु इज स्ट्रॉन्ग, एम्बिशियस, स्टैंड्स अप फॉर आवर राइट्स बट लव्स यू फियर्सली एज वेल एंड मेक्स योर होम एज वेल. वो हमें देखना ही नहीं आता. वी हैव नॉट adapted to that kind of woman in our society, so we just categorize them either or. We have to see them somewhere in the middle, a person like an agency, not a goddess, not a slut, but somewhere in the middle. Somewhere in the middle, as a human, like जब होते हैं, मेरे को तो कहीं Same for parents. It's right. I'm so sorry if I cut you in between. No. So same goes for parents. Same for any human being you're in a relationship with. When you give them your all and think that they are be all end all of your life, it's a recipe for disaster in any person, no matter who it is. राइट. वही है कि मेरे को लगता है हम लोग बहुत ज्यादा कीन हैं हर एक को बकेट करने के लिए, हर एक को लेबल करने के लिए. तो यही करता है क्योंकि जिस तरीके के कॉन्सेप्ट्स नए नए आ रहे हैं, इज्म और ये सब चीजें हम सिर्फ लेबल करना चाहते हैं, हम लोग समझना नहीं चाहते कि चीजें कैसे होती हैं. सो जैसे आपने भी बताया कि जो आपने बच्चों का बिहेवियर बताया, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, दे आर मोर प्रोटेक्टेड
towards the other gender, toward the other gender parent. काफी सारे हम रील्स भी देखते हैं, like we go over them and everything, so but we do watch such reels. So कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आपने जो भी प्रिंसिपल बताया हम अप्लाई होते हुए देखते हैं, but that is like बहुत छोटी एज में होता है, क्यूट होता है, तो पता है कि हाँ पासिंग प्रोसेस है ग्रोइंग अप का एंड डेवलपमेंट का, तो इट्स ओके. बट श्वेता टेल मी कि हम साइकोलॉजिकली हुक्ड ऑन रील्स पे क्यों हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे रील्स पे जो विच आर नॉट सर्विंग एनी अदर पर्पस इन आवर लाइफ. लाइक आई, मैं अपने बारे में बात करूं, चलो मैं किसी और के बारे में भी नहीं करती, लेकिन आई गेट हुक्ड ऑन टू दिस क्यूट किटन्स हैविंग मिल्क, यू नो, क्यूट चिल्ड्रन हैविंग, कुछ नहीं है, वो खाना खा रहे हैं यार, हम उनको देख के what kind of satisfaction are we drawing out of that? And so much of wastage of time, I tell you, they are so engrossing, you don't realize, you keep on watching these. मतलब आप अपना टाइम खराब करके कर क्या रहे हो ऐसे रील्स देख के? कर क्या रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले रहे हैं और इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है उससे. Okay. So we are living in an age of instant gratification. कुछ भी चीज जो थोड़े टाइम बाद डिलेड रिजल्ट देती है ना, वो तो हमें करनी ही नहीं है. जो इंस्टेंटली क्या डोपामिन हिट देगा, रील देखी एकदम से ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो गया, फिर अगली देखो, फिर अगली देखो. उससे आई रिसेंटली रेड अ बुक, डोपामिन डिटॉक्स. दे सेड हाउ वी नीड टू डिटॉक्स आवर ब्रेन ऑफ द डोपामिन. Dopamine is addictive. Dopamine is a neurotransmitter which is released in the brain, which is brain's, our body's reward system. कुछ अच्छा करते हैं तो dopamine is released and it gives us that feeling of happiness or reward. तो क्या होता है कि रील देखी, इंस्टेंट डोपामिन हिट हुआ, और बार बार देख रहे हैं तो बॉडी का नॉर्मल लेवल ऑफ डोपामिन हाई रहने लग गया. तो जो बेस लाइन था वही रेज हो गया. अब हमें नॉर्मल चीजों में खुशी नहीं मिलेगी. फिर जो हम रेगुलर टास्क है, दिल गिव अस बोर्डम, बिकॉज हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डोपामिन की आदत हो गई है और उस चीज का हिट नहीं मिल रहा है अब हमें. तो द सोल्यूशन इज टू, इवन इफ फॉर अ डे, दैट बुक सेज, even if for a day, just go off this instant gratification thing. Just sit and get bored. Sit in the nature, get bored, and just be with yourself and learn to live without that reward system. तो फिर तुम्हारा बेस लाइन दोबारा नीचे रीसेट हो जाएगा, तुम्हें नॉर्मल चीजों में भी मजा आने लगेगा. प्लस also that you say when you see cute things like children being or cats, having said that कि dopamine hit मिलता है, we have an innate need for simplicity, right? To watch innocent things like kids or animals just being. That's a pause to our hectic lives. जो चल रहा है ना, एकदम एक भाग रहे हैं हम, and that just gives us a pause and we look at nature or we look at small kids just being. That gives us that comfort of being back to nature or and stuff like that. But having said that, but that's given us in a very packaged format, and वो बहुत curated होता है. It's okay to watch that once in a while, but yes, it's very important to detox your body of the dopamine hit that you get every day from your phones, so that you reset your system. It is very, very important. Right, it's very important. And too much of dopamine is also not good, but too much of anything so goes Yeah, moderate levels of anything is good. Anything in extreme is poison. राइट. सो अभी आपने बोला इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, बट अब हम दूसरे एक्सट्रीम पे आते हैं, जैसे जो जिम गोअर्स हो गए या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो इतने कंसिस्टेंसी से इतना टाइम पे बहुत मेहनत करते भी हैं. मतलब अब अगर आप इतना फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो तो यू हैव टू बी ऑफ ऑफ द इंटरनेट ऑल्सो, ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, तभी आप इतना कुछ कर रहे हो. बट क्या ऐसा होता है कि ऐसे लोग जो स्पोर्ट्स पीपल हो गए, जो फिजिकली मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्या उनमें डिप्रेशन या ये चीजें साइकोलॉजिकल इश्यूज देखने में नहीं मिलती हैं या उनमें कम होती है? बफर हो जाता है थोड़ा. दे हैव मोर रेजिलियंस, दे कैन सर्वाइव बेटर, बट doesn't mean कि उनके पे कोई इफेक्ट होता ही नहीं है. They do have psychological issues, and if this is a sports person, hyper competitive word है, competition का effect होता है. If you fail in your field, that also affects you. And in a curated world, you see other people's bodies, that also affects you. Yes, workout gives you the kind of neurotransmitters and the bodily structure and the chemicals which will keep you happy, which will make you resilient.
which will increase and boost your immunity. But that doesn't mean कि तुम्हारी लाइफ में तो कोई लॉस हो गया तो तुम पे कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उसका. That's too much to ask for. Yes, it gives you the tool to cope better, but it does not completely make you immune to problems of life. राइट. सो डोपामिन उस वहां वाला जो डोपामिन ले रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज के बाद, वो पॉजिटिव डोपामिन है, और जो सोशल मीडिया के बाद वाला डोपामिन नेगेटिव डोपामिन है. ऐसा ऐसा है क्या? Because वहां पे हम कुछ वर्क हार्ड कर रहे हैं, हमें we are not passively receiving something, we working for something. राइट. सेरोटोनिन डोपामिन हिट है ना, जो हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए, वी कंसिस्टेंटली डूइंग अ लॉन्ग टर्म थिंग, नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग. प्रॉब्लम इज व्हेन यू जस्ट इंस्टेंटली वांट इट, अभी चाहिए, अभी हो जाए. यू डोंट मेक अ बॉडी इन अ डे एट द जिम, यू वर्क कंसिस्टेंटली फॉर इट. दैट्स डिलेड रिवॉर्ड. And yes, instantly endorphins are produced and they make you feel better. But वो वैसा टॉक्सिक सिस्टम नहीं है, अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया, अभी हो गया. वो ना जो right now, right here, I want instantly. That's not what it gives you. Like, it's just the same as instant food and slowly cooked food. So workout and those things are like slow cooked meals which are healthy. The other one is just two minutes noodles. So you can decide for yourself कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है. राइट. Yeah. ओके. सो श्वेता, टेल मी, हमने इतना ये सोशल मीडिया की भी बात कर रहे हैं तो एडीएचडी की भी कर लेते हैं कि डू यू थिंक सो इट इज रिलेटेड अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू स्पेल इट आउट करेक्टली बिकॉज मैंने जो भी वर्ड दिया. सो इसका आप सिम्टम्स भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये सिर्फ बच्चों में होता है, बचपन से होता है, या एडल्ट्स आल्सो कैन गेट इट एट एनी एज एंड यू नो स्टेज इन लाइफ. So ADHD stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ब्रेक करते हैं. अटेंशन डेफिसिट है, मतलब अटेंशन सस्टेन नहीं कर पाते, किसी भी टास्क पे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं. हाइपर एक्टिविटी मतलब हाइपर एक्टिव, वो बच्चा देखा ना एकदम से क्लास में उठ के भागने लग जाएगा, जंप कर रहा है सोफा पे, बैठ ही नहीं सकता. तो ADHD के टाइप्स होते हैं. लाइक अटेंशन डेफिसिट टाइप होता है जिसमें सिर्फ तुम अटेंशन तुम्हारी मतलब कम होती है, यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. या फिर हाइपर एक्टिविटी टाइप होता है जिसमें सिर्फ तुम हाइपर एक्टिव होते हो. यू कैन सिट स्टिल, कोई बात कर रहा है, you'll cut them short and blurt out answers before the question is finished. वो हाइपर एक्टिव टाइप हो गया. एक होता है कंबाइंड टाइप जिसमें अटेंशन डेफिसिट भी है और हाइपर एक्टिविटी भी है. अब समझते हैं कि ये बच्चों में हो सकता है या बड़ों में भी हो सकता है. सो इसको हम बोलते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर. मतलब एज यू ग्रो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है डेवलपमेंट में. तो द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दैट साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट यूजेस, it has to appear before the age of 12. Problem is it might go undiagnosed. ओके. ठीक है, it has to appear before the age of 12. So if an adult comes to you saying कि मुझे लगता है मेरे को ADHD हो गया है, तो हो सकता है कि in their childhood it went undiagnosed. B, they learned coping skills well, कि जैसे स्टिल नहीं बैठ सकते तो 10 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट खेल लिया, फिर 10 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट खेल लिया. They have learned to mask it and survive with it. They have learned the coping skills on their own. तो वो मास्क हो गया. जब स्ट्रेसर आया लाइफ में तो देन यू रियलाइज्ड कि ओ आई हैव इट. बट यू कैन नॉट डेवलप ADHD सडनली इन योर अडल्टहुड. You must have Okay. had it before the age of 12 in order for you to get diagnosed with ADHD, but it might have gone undiagnosed. So बड़े होके, like if somebody comes to us, we'll ask them. बचपन में ऐसा होता था कि आपका टीचर पढ़ा रहा है, आपका ध्यान नहीं लग रहा, या आपको कोई बोलता था तुम आराम से बैठ नहीं सकते. या बहुत कॉमन है कि when we see कि some kids being beaten up कि तुम मैथ्स में बहुत silly mistakes करते हो, है ना. बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, क्योंकि मैथ्स में क्या है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, इफ यू गो रॉन्ग एनीवेयर द आंसर कम्स रॉन्ग. अच्छा, फिर ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिटरेचर रख लेते हैं, बिकॉज वहां पे एक ही गलती है एंड देन द रेस्ट ऑफ इट गोज ऑन. कोपिंग मैकेनिज्म हम खुद ही बना लेते हैं लाइफ में कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ. कोई वो प्रॉब्लम है और अब अवेयरनेस आ गई है, तो देन पीपल आर ब्रिंगिंग देयर किड्स टू साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट फॉर इवैल्यूएशन. बट पहले वो अनडायग्नोज जाता था, और आज बहुत सारे एडल्ट्स कह रहे हैं कि मुझे लगता है मुझे ADHD है. था उनको पहले ही, डायग्नोज नहीं हुआ.
डायग्नोज नहीं हुआ था। तो अच्छा ओके, ये तो आपने क्लियर कर दिया। एक आप कॉन्फिडेंस और फोबिया के बारे में भी बताइए कि कॉन्फिडेंस एक इनेट, हम जैसे कहते हैं ना, इनेट क्वालिटी है या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप भी की जा सकती है? मतलब सम पीपल आर बोर्न कॉन्फिडेंट, और अगर मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है तो हाउ डू यू इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन समबडी? सो पहले तो ये बताइए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा, मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। अब बहुत कॉन्फिडेंट है, से यू आर बोर्न कॉन्फिडेंट। हम्म। आप एक वेंचर करते हैं बिजनेस, पढ़ाई में क्लास में फेल होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, आपको कॉन्फिडेंस का कहाँ जाएगा? लूज होगा। लूज होगा। यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मेरी कोई वैल्यू नहीं, यू जनरलाइज इट टू लाइफ। फिर आपको घर में भी डांट पड़ती रहती है, but you are confident. Say, I'm giving you a hypothetical example. You will not be confident if you are facing all this. Then your friends don't treat you well. Every goal that you set for yourself, you fail in that. Can you be confident? No. So, innate, yes, some people are motivated more and confident, but confidence has more to do with what kind of environment you are raised in. Have you succeeded in your goals in life? So, we say that कैसे हम confidence build कर सकते हैं कि set small achievable goals. When you achieve one small goal, then you will have the confidence to go to a bigger one. Then stepwise take it. एकदम से ही एक बच्चे को बोल दो ना कि फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को बोलो 10th का मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, और फिर उसको बोलो देखो मैथ्स नहीं आता। या फिर एक स्टूडेंट है जिसकी जो अभी बहुत छोटा, उसको बोलो तू अभी मुझे आईएएस बन के दिखा, आईएएस नहीं बना तो तू स्टूपिड है। दैट पर्सन विल ऑलवेज फील फेलियर इन लाइफ। छोटे स्टेप वाइज गोल्स रखो जिसको तुम अचीव करते जाओ, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वन, और दूसरी चीज एक है कि इफ यू फेल इन वन सिचुएशन इन लाइफ, डू नॉट जनरलाइज इट टू योर एंटायर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, you go to one job and the environment is bad, you don't succeed in that job, they don't give you promotion, you'll start thinking मैं शायद failure तो नहीं हूँ, शायद I'll fail in my career now. As opposed to that, you go to, say that was a bigger firm, and you go to a smaller firm and they give you increments, they give you promotions, and the environment is better. Confidence to build हो जाएगा ना? Right, right, So right. set small achievable goals and take it stepwise, and don't set unrealistic goals for yourself. Plus, for parents to build confidence in their kids, don't over criticize your kid. Create an opportunity for the child to succeed. And once the child fails and says, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, tell them it's just one situation. Maybe you're better at other thing. Maybe you are choosing the wrong field to perform in. So find the right field for your child. Give the child opportunity to grow and appreciate. जब तुम्हें appreciation मिलती है, तुम्हें success मिलता है, you feel confident in yourself. Yes, if still you don't feel confident, then you have a psychological problem. You should come to a psychologist and understand what's driving you towards being underconfident. But otherwise, having small wins and a cooperative, appreciative feedback from people around you and your parents will make you confident. राइट। सो श्वेता, अभी आपने बोला कि पेरेंट्स शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ द चिल्ड्रन, बट हम एक देखते हैं कि पहले वाले पेरेंट्स का ये फंडा रहता था कि आपको तारीफ नहीं करनी अपने बच्चों की, बाहर वाले करेंगे। ये बहुत कॉमन, ये मैं अपने घर पे भी सुनती हूँ, हर जगह पे हम ये सुनते हैं कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि घर वाले नहीं। सो हाउ डू यू टेक दैट अप्रोच कि मतलब एक वो पूरी जनरेशन ऐसे बड़ी हुई है जिसमें पेरेंट्स, मतलब वो होता है ना कि घर पे तो चित्तर परेड होगी होगी, एंड दे हैव गॉटन accustomed to it kind of. So has this concept changed, या फिर has did that particular generation got immune to that thing and still they were okay? ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ, इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन भी अटैच करना चाहती हूँ कि मिलेनियल्स और जेनजीज में आप एक डिफरेंस देखते हो। मतलब इन लोगों को, अभी वाली जनरेशन को, अल्फा को, या फिर इन लोगों को ना, अभी हम लोग बहुत सोचते भी हैं इनके बारे में, ओ दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक दैट, दे शुड बी, you should be very conscious of your words also when you are talking to them. और ऐसे एक पूरी जनरेशन ऐसे बड़ी हुई है जो मारपीट जिसको करके, criticism और everything, and they were like criticized on everything, not just on the tasks they were performing, how they look, आपका कलर कैसा, उस पे भी टॉन्ट आता था, घर से ही आता था, है ना? आप
बड़े हो छोट मतलब लंबे हो छोटे हो नाटे हो मोटे हो वो सब घर पे भी चल रहा है ना। वो पूरी जनरेशन थी और अब एक ये जनरेशन है। सो हाउ डू यू सी दैट कॉन्फिडेंस वाला जो हमने अभी अभी बात करी वो कैसे इन दो जनरेशंस में फिट होती कॉन्सेप्ट? So पहले बात तो especially talking about our country or maybe all over the world, psychological awareness about parenting was very, very low. And parents didn't know what's right parenting, wrong parenting. And having said that, बच्चे तो जानवरों के भी बड़े हो जाते हैं, उनको कोई पेरेंटिंग स्किल्स नहीं सिखाता है, इन्नेट होता है बस एक प्रोटेक्शन का। ये जो टफ लव दिखाते थे ना पुरानी जनरेशन, इज नॉट अ वेरी गुड वे टू रेज किड्स। एंड though they are parents or that generation must have been psychologically damaged in that sense, they will never say it out loud. Because they have also grown up with the concept of parents to Bhagwan hote hain, parents can do no wrong. Yeah. So they will never accept that. They have built that aura or halo around their parents. So they suffer. They suffer in silence. They have issues they will never come out in the open because they think therapy is bullshit. They think all psychology is bullshit. दिमाग की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं होती, मेंटल इश्यूज कुछ भी नहीं होते हैं। बट ये सच नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जेन जी को बहुत ज्यादा ये अवेयरनेस है कि हम उनके लिए कुछ बोले ना, उनको ट्रॉमा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। द थिंग इज कि जब भी एक सोसाइटी बिकम्स अवेयर ऑफ अ सर्टेन कॉन्सेप्ट, छोटे होते भी यू लर्न अ न्यू वर्ड, कीप यूजिंग इट एवरीवेयर, राइट। तो ये लर्निंग कर्व है। पहले हम इसको ओवर यूज करेंगे, पर एटलीस्ट हमारे पास वर्ड्स तो आए साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एक्सप्लेन करने के। पहले तो यही बोलते थे पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं इसने क्यों सुसाइड कर लिया, पता नहीं क्यों ये चुप हो गया, पता नहीं क्यों, या तो सीधा ही बोलते थे पागल हो गया। एटलीस्ट नाउ वी हैव गॉट द वर्ड्स एंड टूल्स टू अंडरस्टैंड। यस, वी आर ओवर यूजिंग इट एज अ सोसाइटी, बट लर्निंग ग्राफ है, धीरे धीरे सीख जाएंगे क्या सही यूजेज है। बट आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट इट्स बीइंग यूज्ड। People understand that psychological issues are real and it's not just हवा में बातें। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। मैंने I have seen my own what work do you do? हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। फैमिली में आके बैठो, बातें करो, हंसो खेलो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या होता है? डिप्रेशन क्या होता है? My own father questioned me, and what is the work that you do? Is it a real work? Yeah, तुम्हें IAS बनना चाहिए। And yes, I did prepare for it, but I was like, yes, it's real work. And when people come to me and he's confused, what work do I do? This is my own father, and yes, you can't treat your family and friends, but seriously, yes, I'm happy that it's being overused. But Gen Z is very clever. They're using the word trauma, they're using the word ADHD for anything that they like to get escape from. Yes, escape from. Yes, true. But yes, we are learning as a society, and I'm happy that they're being used, and eventually we'll learn the right way to use them as well with awareness, hopefully. True, true, true. I love this answer. And मतलब all the other answers also. बट एक बात है ये जो हमारे फियर्स होते हैं, जो हमें ये होता है ना कि हमारे को यार व्हाट इज द वर्ड दैट फोबिया होती है, हमारे फियर होते हैं, हमारे फोबिया होते हैं, ये आपको लगता है कि ये भी सिर्फ सोच का है कि अगर वी बी मेंटली स्ट्रांग तो आवर फोबियाज विल गो अवे और दे विल नेवर गो अवे और दे कैन ओनली बी कंट्रोल्ड? Okay. Phobias form कैसे होता है वैसे? Once when a child is born, a child isn't born with the fear of animals. If a child grows up in a house with a dog in it, the child will not be fearful of the dog. If a child is growing and is born, immediately the child is not fearful of the dog. साथ में dog खड़ा है, कोई problem नहीं है। But अगर बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको बड़े होते होते पेरेंट्स बोलते हैं काट जाएगा, ये तेरे को मार देगा, तो फोबिया डेवलप हो गया, मान लो हो गया। और कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट ये हो गया कि तुमने देख लिया a dog biting someone or you have been bitten, you will generalize it, develop a phobia of the dog. अब क्या हुआ? You have learned it through vicariously मतलब किसी और के एक्सपीरियंस से तुमने सीख लिया कि ये डेंजरस है, तुम्हें फोबिया हो गया। या फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि तुम डर गए, जैसे कि फॉर अ चाइल्ड उसके गले में सांप डाल दो, उसको पता ही नहीं है क्या है। और बड़े होके इफ यू सी इवन अ रोप ऑन द फ्लोर इन द डार्क, यू विल फील स्केयर्ड दैट इट्स अ स्नेक।
कंडीशनिंग, हम साइकोलॉजी में इसको कंडीशनिंग बोलते हैं कि एक तो तुम्हें सीखा, लाइक यू हैव लर्नड इट फ्रॉम द सोसाइटी. सेकंड थिंग इज दैट यू हैव सीन डेंजरस सिचुएशंस बीइंग पेयर्ड विद दैट स्टिमुलस, मतलब वो चीज के साथ तुम्हें से डर लगने लग गया. अब उसका सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन इज, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्केयर्ड ऑफ एन एनिमल, से अ डॉग, एक बच्चे को दिखाओ, पहले उसको डॉग टाइप का कोई टॉय दिखाओ, उसको बोलो इसको हाथ लगा के देख, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. एंड फिर मेंटली उसको बोलो कि अगर तुम्हारे पास डॉग बैठा कुछ होगा, लाइक पेरेंट्स साथ में बैठा है, उसको बैठो, बोलो दूर बैठ जाओ उससे, देख उसको. द चाइल्ड विल बी फियरफुल. फिर नेक्स्ट स्टेप में तुम उसको बोलो इसको पेट करके देख, इसके साथ खेल के देख. जब हम वही डेंजरस सिचुएशन जिसका हमें फोबिया है उसमें रिलैक्स रह के या कोई रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करके या एक सेफ आदमी के साथ, थेरेपिस्ट और पेरेंट के साथ, हम उस सिचुएशन में देखते हैं कि यार ये तो डेंजरस नहीं है. तो बार बार रिपीटेड एक्सपोजर टू थिंग्स यू आर स्केयर्ड ऑफ and learning that they're not dangerous for you will eventually lead to the resolving of phobias. हम उसको बोलते हैं systematic desensitization. Means धीरे 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 धीरे, अगर इतना डर लगता है कि मान लो तुम एनिमल के सामने नहीं आ सकते, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ एन एनिमल, वो हाइट का डर हो सकता है, वो लिफ्ट्स का डर हो सकता है. सो देन यू विल बी मेंटली रिक्वायर्ड टू मेक अ लिस्ट कि टॉप 10 नंबर पे क्या है, सबसे ज्यादा डर किसने लगता है. ओके, तुम्हें हाइट्स, यू आर स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, सो आई एम स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट एंड आई एम स्केयर्ड. नंबर 9 क्या है, लेवल करो. नंबर 1 सबसे कम डर लगने वाली चीज है, वहां से स्टार्ट करो. उसको बोलो आंख बंद करके इमेजिन कर या करके देख. धीरे 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 सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज करो उसको डर से. दैट्स द क्योर फॉर फोबिया. यस, दे कैन बी ट्रीटेड, बट अगर कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए लाइफ में दोबारा से एंड यू आर वेरी एंशियस, दे माइट बी री-ट्रिगर्ड एज वेल, बट मोस्टली दे कैन बी क्योर्ड फॉर गुड. They can be cured. हाँ, या. Okay, okay. Because कुछ लोग है ना, जैसे मतलब I know it in my personal circles also. Once it is, it's established by a psychologist. So then they take it and they kind of, वो होता है ना कि they accept कि now this is our phobia. Probably we can't overcome it and it cannot ever go away. It can go away, but you have to systematically expose yourself to that stimulus over and over and gradually. एकदम से नहीं है कि जिस चीज का फोबिया उसको तुम जाके हक कर लो. नहीं, धीरे 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 मेंटली आप जब तुम सिस्टमैटिकली इसको बोल रहे हो, स्टेप 1 पे सोच कि यू आर सिटिंग इन अ प्लेस लाइक दिस, देयर कम्स एन एनिमल, दिस, जहां पे उसको बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा, विल लीव इट एट दैट. नेक्स्ट सेशन फिर वहां से फिर शुरू करो. इवेंचुअली the person will feel safe. The point is to expose that person to that stimulus in a safe environment, and it takes a lot of effort. And usually that's why it goes untreated. कोई एक बंदा तुम्हारे साथ बैठ के उन situations का exposure कराए बार बार और तुम्हें safe feel कराए. The therapist wouldn't go, like say flight में बैठा तुम्हें डर लगता है तो wouldn't go to the flight with you, या फिर कोई एक बंदा जो तुम्हें सेफ फील कराए या फिर तुम्हें काम फील कराए, वो सिचुएशन बन नहीं पाती है, तो दैट्स व्हाई दे लेफ्ट अनट्रीटेड. द बेस्ट वे इज यूजुअली सिमुलेशन के थ्रू, या फिर कि ऐसे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें हम, या फिर what else we can do is imagination से करें. But when you come in the real situation, it might still trigger you. So that's why it takes a lot of effort, and that's why people establish कि ये तो ठीक हो नहीं सकता, but ये ठीक हो सकता है. Yeah, it's like training, like हम किसी muscle को train करते हैं. We want to probably do chin-ups, so we'll do a number of exercises to be, capable to do that. I think वैसे ही हम mind को भी train कर रहे हैं in a way. Yeah, it's true. To that. Okay. Yeah. Now I'll read out some data in front of you, and I'll ask my question. Like this, there's this data. 36% of Gen Zs and 33% of millennials regularly feel stressed or anxious. Ye say their job contributes to their stress level. 62% Gen Zs and 63% millennials say they feel frustrated by the way their organization operates. 60% of Gen Zs and 63% of millennials feel lonely or isolated. 50% of Gen Zs, 45% of millennials say that they feel burned out at work. With over half of burned out Gen Zs also saying that they feel disconnected from colleagues, micromanaged, or that their work lacks purpose.
एक तो हम ये देखते हैं कि हर चीज में मतलब ज्यादा परसेंटेज जो है जेंजीज की है दैन मिलेनियल्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर जो पहले वाली जनरेशन होगी उससे उससे कम ही होगी उनकी परसेंटेज। तो कहीं हम क्या इससे ये बात निकल के आती है कि ऑन दी ऑन दी पाथ ऑफ एवोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारा जो साइकोलॉजिकल जो है वी आर बीइंग मोर वल्नरेबल समहाउ, um मतलब फिजिकली भी जैसे हम बोलते हैं ना पहले जमाने में या पहले वाले लोग इतने स्ट्रांग होते थे, आजकल आप देखते हैं कि द एवरेज हाइट इज आल्सो गोइंग डाउन, physically also we are going down, psychologically also we are going down. It's only like say technologically and mentally probably we are kind of उसमें ज्यादा अच्छा कर रहे हैं as compared to this thing. ये जो है ना, see, humans evolved. They say they were living in caves initially. Then we were physically hunting, gathering, and then we started doing physical labor. What is our body developed to handle? It is our brains have evolved to handle threats like there is an animal, the animal will eat me up. I will not have food. Another human being will kill me. This is the kind of triggers we are known to understand and have evolved with. But with rapid technological advancement, अब कैसे ट्रिगर्स हैं, बॉस आके लड़ेंगे, इंटरनेट पे बेइज्जती हो गई है, ट्रोलिंग हो रही है, हमारे रिस्पॉन्स तो वही के वही है, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ लो या तो भाग जाओ। अब हम हर वक्त, और वो ट्रिगर हर वक्त है, इधर उधर से रैपिड बम्बार्डमेंट हो रही है, सोशल मीडिया पे तुम हो तो चारों तरफ से आ रहा है, ऑफिस में भी वही है, ईमेल्स 24 घंटे आती रहती हैं, फोन से यू आर कनेक्टेड ऑल द टाइम, and our body is responding in fight or flight mode the entire time. That leads to the burnout. 24 घंटे अवेलेबिलिटी है, फिर dissatisfaction क्या है, we compare ourselves to others and what we see is a curated life of someone on the social media. या otherwise भी ये दिखाते नहीं है एड्स में, so easy peasy office है, you just go 10 minutes you're working and then you take a walk in the nature and then 10 minutes you're coming back, then you again go do somewhere. Work is not like that. So the kind of expectations we are creating with the media कि life is going to be like this, at Instagram की जॉब करोगे या Facebook पे जॉब करोगे तो this is life, that's what is creating wrong expectations in our heads. Also, Gen Z is feeling disconnected because as Simon Sinek said कि इनको why नहीं पता है हम क्यों कर रहे हैं, how and what तो पता है क्या करना है, why नहीं पता है, purpose नहीं पता है, बस करना है. So when you find your why in life, you'll feel more connected and not disconnected. And even if you have to work hard for that why, you will do it. So find your why you want to do things. And also, it will take a lot of time for us to evolve from those people that we were, who had real physical threats and had to fight or flight, and understand that this is not fight or flight. I have to take it a little calmly. And for that, you need tools and you need techniques like meditation or cognitive behavior therapy to understand this threat is not live or die. This threat is not immediate to my life. So that's what we need to understand, and gradually human beings might evolve to understand that. But ये flux की situation and the constant change every single day, technology is changing, the pressure to keep up with it, and the pressure to show a certain kind of life to people, it takes a toll on the Gen Z. So true. Yeah. So आप जैसे भी आपने बोला कि हाँ 10 मिनट स्ट्रोल ले लो, या फिर अब हम बहुत सारे वीडियोस देखते भी हैं, काफी सारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी जैसे बीच में भंगड़ा कर रहा है, ब्रेक ले रहे हैं, या नेचर वॉक कर रहा है, ये वो कर रहे हैं. आई डोंट नो, मतलब आप ये बताइए कि हमें बहुत ज्यादा जैसे बोलते हैं ना कि अपने काम में बहुत खुशी लो, मतलब यू शुड बी हैप्पी डूइंग योर वर्क. सो ये कहीं ना कहीं कोई इसका कुछ आई डोंट नो हाउ टू फ्रेम इट, बट नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो सकता है. हमें बहुत ज्यादा काम ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम बहुत ज्यादा दिल, मतलब आपका पैशन होना चाहिए, बट पैशन ऑल्सो डाइज डाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर आपको मतलब पैशन भी आपका सस्टेन नहीं कर सकता ना, तो काम को आपको आई थिंक कंसिस्टेंसी और वो सब चीजें चाहिए रहती है.
तो इस Right. चीज बहुत ज्यादा खुशी ढूंढ सकते हैं क्या हम, और खुशी ढूंढना चाहिए भी सही अपने काम में? Yes. Also, when I quoted Simon Sinek, he also said कि हम जब when we say that this work is not giving me happiness, my colleagues are not very friendly with me, aren't you putting too much pressure on your work to give you everything that you need in life? Why don't you have a life outside work? You Right. do your work, go out, and he also gave a very beautiful example. पहले क्या होता था कि you go to work and you have friends outside of work. तुम्हारे colleagues friends नहीं है, तुम घर गए, you sit and have a coffee with your friends or talk to them and you bitch about your colleagues and you get over it. अब क्या कर रहे हैं, वहीं पे फ्रेंड्स बन रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो ज्यादा काम करवा रही हैं वही ग्रुप के साथ वो घूमने जा रहे हैं. Who do you bitch to? If you bitch to one person about another person, it becomes an office gossip. And it takes a toll on you because that's your social life, that is your professional life, and that sometimes becomes your personal life because you are sitting in such close proximity that they are having affairs at work. So actually, we are putting a lot of pressure on work. Work is putting pressure on us, yes. We are putting a lot of pressure on work to provide us everything that we require in life. That's not right. Make social connections outside of work and your support system and friends and family who you can go out and talk about work. उससे क्या होता है कि you vent it out. Oh, your work environment might be a little difficult. If you vent it out, you might be able to survive it. If you don't vent it out, it will keep building up and you'll say ये तो life threatening है, I don't like work here, it is traumatic for me. Why? It is bad but not traumatic because you have nowhere else to vent it out and you're asking everything from your work to give you. That's not fair. That's not fair to ask of any organization to provide you friends, to provide you social life, to provide you everything that you want. Build a life outside work. Outside That is your support system. Work is not your support system. Work is your livelihood. You earn it. Yes, if you are passionate about it, better for you. But don't try to search friends out there. Be friendly there, but don't try to search for your entire life in your work. राइट. इट्स लाइक सेइंग कि अपने पार्टनर से भी तो कहते हैं ना कि अपने मतलब अपने लाइफ पार्टनर से भी डू नॉट सीक एवरीथिंग इन दैट वन पर्सन. Yes. फ्रेंड्स में वही हो, मम्मी पापा वही हो, सिबलिंग वही हो, सब कुछ वही प्रोवाइड करे. And that's what breaks the relationship ultimately. Because too much pressure to give you everything. Have a life outside of your marriage also. Like you should have friends. Like for a girl, you go out with your girlfriends, go out with your boys who are your friends. Have a night out. Don't put so much pressure on your spouse to be your everything. सो ट्रू, सो ट्रू. Yeah. अच्छा, इससे हम अब चलना चाहेंगे एडोलसेंस जो सीरीज है नेटफ्लिक्स की, उस पे भी चलना चाहेंगे कि बहुत सारे मतलब इट आल्सो ब्रॉट आउट वेरी पर्टिनेंट इश्यूज, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस. So, मतलब I am assuming that you have gone through being a psychologist, so all the more, I think. Yes. I did make a couple of reels also on that. Yeah. Because I was shaken. Oh shit, so true, so true. मतलब वो इतने ऐसे ऐसा सीरीज तो लगती नहीं है. इट्स लाइक वी आर लिविंग दैट लाइफ ओनली विद देम ओनली. वी कैन फील दैट थिंग विद दैट फैमिली. सो उसमें जो एक सीन आता है श्वेता, जहाँ पे जो है जेमी मिलर जो है वो अपने जो साइकोलॉजिस्ट के साथ उसका जब ब्रेकआउट सा हो जाता है, एक जो उसका आउटबर्स्ट वगैरह होता है, उस कॉन्टेक्स्ट में लेके आप मैनोस्फेयर और मिसोजिनी का कॉन्सेप्ट समझाइए. एक तो मेरे को वो सीन में सीन ही है, मतलब जिसने नहीं देखा होगा तो उसके लिए, उस व्यूअर के लिए आप थोड़ा सा अगर उस सीन को बता पाए कि वो उस 13 साल के बच्चे ने किस तरीके से उस आउटबर्स्ट में ये शो किया कि वो कहीं ना कहीं उसकी जो समझ थी अबाउट मेल साइकोलॉजी, अबाउट द वे टू लुक एट फीमेल्स, तो उस सीन के कॉन्टेक्स्ट में मैनोस्फेयर और मिसोजिनी के बारे में बताइए. Okay, so in the series Adolescence, a young boy, I think he's 13 around, he kills one of his classmates because she does not give him probably enough attention and he's not liked very much by the other girls in the class and he feels so enraged by it. ये क्यों होता है? Because he starts going online and reading up about these things like Andrew Tate, जो तुम्हें ये सिखाते हैं कि be a man does not have emotions, you own the female and female is your property. मैनोस्फीयर क्या है? मैनोस्फीयर एक लूज ऑनलाइन फोरम है ऑफ ब्लॉग्स हो गए, ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट हो गए, ऐसी वेबसाइट्स हो गई
जो आदमियों को ये सिखाते हैं कि तुम बहुत फेमिनिन हो रहे हो, हम तुम्हें सिखाएंगे मर्द कैसे बनना है दोबारा. What is this feminism bullshit? We'll teach you how to be a man again. And usually ये किस चीज पे फीड करता है? मिसोजिनी. मिसोजिनी means hatred for women. और ये बोलते हैं फेमिनिज्म इज बुलशिट, औरतों को तो औरतें मर्दों से नीचे होती हैं, उनको ऐसे डील करना चाहिए, दे शुड बी मीक सबमिसिव. और जब एक लड़का जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है अपने स्कूल में, हाई स्कूल में, एडोलेसेंस इज एन एज जब तुम्हें बहुत ज्यादा अप्रूवल की जरूरत है, बहुत ज्यादा दूसरों से अटेंशन की जरूरत है, जब तुम्हें नहीं मिल रही, नीदर आर यू पॉपुलर विद योर गाय फ्रेंड्स और नॉर आर गर्ल्स गिविंग एनी अटेंशन, यू फील लोनली एंड आइसोलेटेड एट दैट एज. फिर तुम ऑनलाइन जाते हो और ऐसी चीजें होती हैं, ये तो लड़कियों की गलती है, दे जस्ट वांट रिच गाय, दे जस्ट वांट हैंडसम गाइज. देन यू फील विद एंगर अबाउट गर्ल्स. तुम अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं देखते हो, उसको एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो, तुम एक सूडो मैस्कुलिन अल्फा मेल बनना चाहते हो कि जो डोमिनेट कर सकता है लड़कियों को, और तुम्हें लगता है कि शायद ये लोगों को अट्रैक्ट करेगा. नहीं भी है तो लोगों को ये तो ना दिखे कि मैं बेचारा हूँ. इनको ये बोलते हैं कि जो लड़कों को लड़की नहीं मिलती है, दे आर इंसेल्स. इंसेल मतलब क्या? इनवॉलेंट्री सेलिब्रेट. मतलब यू वांट टू हैव सेक्स विद समवन पर तुम्हें कोई मिलता ही नहीं है. That's how they tease them, as opposed to alpha males or chads जिनको they get all the girls. So इन्होंने एक theory manosphere में और है कि 80-20 rule, कि 80% of the girls are attracted to only 20% of the boys who are rich, good looking and so. बाकी 80% लड़कों का कोई स्कोप नहीं है. So they have to claim their manliness, manhood. So इस चीज को देख देख के ना ये लड़के भर जाते हैं गुस्से से against the girls. And they think to show vulnerability और अपना बेचारापन to ever, even to your parents or to anyone, will make them an object of ridicule. तो ये एक फेक मैस्कुलिनिटी दिखाना शुरू करते हैं. अब जब जेमी kills his classmate and he's in the cave, और उसकी इसकी साइकोलॉजिस्ट उसकी इंटरव्यू लेती है, वो आउटबर्स्ट कब करता है? जब वो उसको रिकॉर्ड करना शुरू करती है. पहले वो बहुत बहुत पोलाइटली अपना ही इज ओपनिंग अप. द मोमेंट ही नोज दैट आई एम बीइंग रिकॉर्डेड, वही सोशल मीडिया पे दिखाने वाला नहीं होता, मैं तो आदमी हूँ, अभी बताता हूँ तुझे. So he wants to show her that thing कि I'm the male, not her. Her he's opening up to. But the moment he knows that it will come out on record and he will look like less of a man and he'll look like vulnerable, they don't want to show vulnerability because the manosphere, all those blogs, all those male influencers have taught them it's shameful to show your vulnerability. Men don't cry. Then he starts like behaving like an utter monster. And that's what this manosphere is making out of men, teaching them to be very, very emotionally distant, not vulnerable, anti-women, misogynist, anti-feminist. That's a very wrong way to be. My solution to this is father. जेमी का फादर देखा हमने शो में, he's a nice man. बिठा के उससे बात करो कि आदमी होना ये होता है. He is leading by example, understood. He's a nice man. But young boys need guidance. They need someone who guides them. जब नहीं मिलती है तो वो बाहर से लेके आते हैं. Yeah, like you need to be a little vocal also. Sometimes वो होता है ना, highlight कर दो कुछ चीजें. Yes. तो It is there, but it needs to be highlighted and they need to be told it's okay to fail. It's okay if a girl doesn't like you. It's not the end of the world. It's not the girl's fault. Improve yourself. Make yourself better rather than hating girls or killing them for it. So true, so true. और इसी में ही end में when the parents are kind of contemplating over the situation and poor things, they were all like, they were breaking down and they were like, okay, where we went wrong? Where did we go wrong? Because they have two children. The other one is completely fine. She's normal. And one of their children, he ends up in a prison. तो कहीं तो मतलब इस सिचुएशन में क्या पेरेंट्स को अपने आप को ब्लेम करना ठीक रहेगा? बिकॉज सो मच ऑफ, जैसे हमने देखा अभी, इसको एनालाइज भी करा कि मैनोस्फीयर एंड टू पीयर एक्सपोजर एंड सोशल मीडिया एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन इन्फ्लुएंसर स्फीयर. तो ये सब चीजें, तो पेरेंट्स को ऐसे में ब्लेम करना या उनको खुद से ये गिल्ट आना कितना, मतलब उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे इन सच ए सिचुएशन? व्हाट शुड पेरेंट्स be looking up to? Like what is a piece of advice that you would like to give such parents?
yes, parenting plays a huge role in how the kid is brought up. But अगर हम इस शो की पर्टिकुलर बात करें तो पेरेंट्स डिड देयर बेस्ट. और कई बार क्या होता है कि अडोलेसेंस ना एक ऐसी एज होती है जिसमें यू वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स. एंड यू मस्ट ऑल्सो रिमेम्बर कि जब हम वही 12-13 ईयर्स के थे, हमारे लिए ग्रुप में नई ड्रेस पहन के जाना, नई चीजें, नया चीजें शो ऑफ करना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अपने सेम जेंडर के ग्रुप से अप्रिसिएशन चाहिए हमें. वी लिव इन पैक्स. दे से कि इवन साइकोलॉजी में हम ये बोलते हैं कि उस एज में ना हम इतने नार्सिसिस्टिक होते हैं कि वो अपने सेम जेंडर से भी अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा चाहते हैं. तो नो मैटर फैमिली कितनी भी अच्छी हो, तुम्हें ना वो ग्रुप से अप्रिसिएशन नहीं मिल रही ना, तो देन यू विल लुक फॉर इट समवेयर. And उस एज में it is natural for children to feel a little detached from their parents in the sense they want to go out there and explore the other world. Parents तो हैं. At that age, it is very important, if you want to keep your children close, be their friend and not their parent per se. Because वो खुलेंगे नहीं तुम्हारे साथ. Because they have to explore the world. I have seen even one of my patients saying, मम्मी आप पहले तो फ्रेंड बन के बातें निकलवा लेते हो, फिर मम्मी हाँ. करके डांटते हो. Yeah, there are so many memes also going on हाँ. this thing, और मैं हाँ. आपसे पूछने में जाते कि ये हाँ. है, क्योंकि एक सेट ऑफ जनरेशन है जो बिलीव करते हैं कि नहीं, और कुछ लोग कि नहीं बनना चाहिए, फ्रेंड्स नहीं बन सकते, और दूसरे कहते हैं कि बन ही नहीं सकते, बनना चाहिए नहीं और बन सकते नहीं है. तो इसके बीच में एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या एडवाइस देंगे? एक तो ये है ना जो मीडिया एक्सपोजर या फोन, आपको लगता है कि आपका बच्चा घर पे बैठा है. दे ऑल्सो से इन द शो एडोलेसेंस तो घर पे था, हमें लगा सेफ है, ये क्या ही कर लेगा. व्हाट इज द चाइल्ड कंज्यूमिंग ऑनलाइन? इट कुड बी वेरी वेरी डेंजरस. If he is seeing harmless things growing, children have natural curiosity about female bodies. Males को होती है, females को males की body की होती है. And then they live in groups, and then they live in packs. अगर वो group तुम्हें accept नहीं कर रहा, because if you have certain traits, you will feel very very hurt. Then the child will come back and want to belong somewhere. ऐसे ही तो सोसाइटी में हमने देखा आजकल इंडोक्ट्रिनेट होके लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, बिकॉज उनको कोई चीज है बिलोंग करने के लिए. आई विल कम बैक टू वेयर वी जस्ट बिगेन कि गवर्नमेंट्स क्यों ऐसे आ रही हैं. दे नीड टू बिलोंग समवेयर. जब उनको कोई ग्रुप नहीं मिलता है तो उनको मैनोस्फीयर वाला ग्रुप मिल जाता है. तो पेरेंट्स हैव टू सी वेरी केयरफुली कि चाइल्ड के बिहेवियर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रही. लड़कियों के अगेंस्ट कोई बड़ी डिरोगेटरी स्टेटमेंट्स तो नहीं कर रहा है तुम्हारा बेटा. And they have to consciously, actively teach respect for the opposite gender and tell them failure is okay, being vulnerable is okay. अगर एक ग्रुप तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तुम्हारी टाइप के लोग भी होंगे. You'll find people of your own kind. And sit with the child, talk to the child. And इस एज में बहुत easy नहीं होता बच्चों से बात करना, because they just want to go out in the group. But when that group discards you, then hell breaks loose. You have to take care of your kid. And yes, the exposure to screens has to be monitored until the child grows up, because वो बहुत गंदी influence कर सकता है तुम्हारे बच्चे पे. I'm not saying take screens away completely, but do monitor the screens, what they're watching. You should know what they're watching. They should not be getting indoctrinated online against women or against a particular religion. बहुत कुछ सीख रहे हैं बच्चे. यूएस में बैठे हैं एंड वहां से आईसिस से इंडोक्ट्रिनेट हो रहे हैं. Imagine. Because they feel like कि I'm a Muslim, I belong here, I want to be this. और कुछ तो होते भी नहीं है उस रिलीजन के. दे कन्वर्ट themselves to belong somewhere. प्रॉब्लम सारी जितनी भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी हाइपर इंडिविजुअलिस्टिक हो गई है. फैमिलीज भी सेपरेट रहती हैं. रहो, हर एक का अपना रूम है. पर्सन सेज कि मैं where do I belong, and where do I belong and whom do I belong to is a basic human need. Maslow's hierarchy of need में बेसिक में आती है. सबसे पहले खाना, कपड़ा, शेल्टर, उसके बाद सेफ्टी, और उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस. अगर तुम सेफ हो, तुम्हारे पास खाने पीने को है, रहने को घर है, देन यू नीड लव एंड बिलोंगिंगनेस. व्हेन दैट इज मिसिंग, ऑल द प्रॉब्लम्स अराइज देयर. तुम कहीं भी ढूंढोगे उसको, बाहर जाके देख के आओगे, और वहां नहीं मिलेगा, देन यू विल लुक ऑनलाइन. बट यू वांट टू बिलोंग समवेयर टू समवन, and if that need is met, I don't think children will go wrong. Right. That's a very important thing. I think ये काफी अच्छा आपने explain किया ये concept.
अच्छा श्वेता, इसमें ये बताइए कि हम जिस तरीके के क्राइम्स अब एनिमलिस्टिक कर रहे हैं, पहले होता था कि वैसे नहीं सुनते थे हम लोग, या तो एक्सपोजर से ये चीजें, मेडिकल डिटेक्टिव्स, ये प्रोग्राम्स वगैरह भी बनते हैं, हम बताते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, बट इससे क्या कहीं ना कहीं हम इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं उन लोगों को जिनकी क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं। एंड ये जिस तरीके का, ये क्या हमारे अंदर साइकोलॉजी ट्रिगर हो रही है कि इतने गंदे लेवल पे जाके हम लोग क्राइम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ड्रग्स की यूसेज भी आप ये लगा लो कि जो जनरली कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है, जिन्होंने कुछ ड्रग अब्यूज वगैरह किया हुआ है, जनरली इस लेवल तक जाने के लिए एक, आप उस लेवल का फील करने चाहिए, उस लेवल मतलब आपकी कॉन्शियसनेस जब मर जाएगी तब आप ये काम कर सकते हो। तो कितना इन एनिमलिस्टिक क्राइम्स में कितनी परसेंटेज हो सकती है कि ड्रग अब्यूज को आप कर सकते हो, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी साइकोलॉजी को कर सकते हो इन द इवोल्यूशन ग्राफ? पहले ड्रग्स वाली बात करते हैं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारी फैमिलीज में हैव यू सीन कि हस्बैंड रात को पी के आएगा तो मारपीट करेगा, सुबह ही इज अ सेंट, ही विल अपोलोजाइज, मेक अप फॉर एवरीथिंग। राइट। ऑल्सो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंडर आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स टेकिंग डिवोर्स बिकॉज जैसे व्हेन ही इज अंडर द इन्फ्लुएंस ही इज अ वियर्ड गाय एंड व्हेन ही इज नॉट ही लव्स मी सो मच. Over the period of time, I've seen कि girls are also taking narcotic drugs and women taking them, and their children born with abstinence syndrome, like neonatal abstinence syndrome, कि जहाँ बच्चे को withdrawal symptom हो रहे हैं क्योंकि माँ के fetus मतलब माँ के womb में उसको ड्रग की सप्लाई मिल रही थी. तो how the child is born? The child is born with withdrawal symptoms. उसको नशा चाहिए, नहीं दोगे तो he'll be showing all the withdrawal symptoms जो एक नशा छोड़ने वाले को होता है. That's how dangerous if a mother is taking it. On top of it, अगर mother and father both are taking drugs, the environment is such in the house. पहले तो we used to see it in US series कि ऐसा होता है. अब तो it's like a common thing in Punjab. तो it's very common even in villages that mother father both are taking drugs. The child is born with the dependence on the drug, born like an infant dependent on drug. And मतलब one of my cousins was telling me one of other neighbor's child वो छटपटा रहा था बच्चा पैदा होने के बाद ड्रग के लिए क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई में मिलता था मदर की वूम में. एंड ऑल्सो डिफॉर्मिटीज और प्रॉब्लम अल्कोहल जो मदर्स लेती हैं उनके भी ये इशू हो जाता है कि बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है. उससे वेरी हाई चांसेस ऑफ द चाइल्ड बीइंग बोर्न विद ADHD, इरिटेबिलिटी. ड्रग्स से भी यही प्रॉब्लम होती है, इरिटेबिलिटी, ADHD और भी पर्सनालिटी डेफिसिट्स. एक तो ये चीज है, जनरेशनली चेंज हो जाता है हमारा माइंड. दूसरी चीज ये है कि ड्रग्स वाले घर में ड्रग्स से इनहिबिशन तो लोअर होती है, ब्रेन की जजमेंट लोअर हो जाती है. Why don't we commit crime? Because we think of the longer term repercussions of it. अगर बहुत गुस्सा आया है तो किसी को जान से क्यों नहीं मार देते, थप्पड़ ही क्यों मार देते हैं? Because we know the repercussions. वो जजमेंट लैप्स हो जाता है जब तुमने ड्रग या अल्कोहल लिया हुआ है एक्सट्रीम में. ऑल्सो एक ब्रेन का वो जो है ना कि हमारी जो कंडीशनिंग है या लर्निंग है, मोरालिटी है, वो सब नम हुआ होता है ना उस वक्त ड्रग से. सो यू कैन डू इट. सो हैविंग सेड दैट आई विल कम बैक टू द कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाया था. फोबियाज को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. जब एक चीज को तुम बार 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 देखते हो और लगता है कुछ नहीं हो रहा. आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. आपने टीवी पे सीरीज देखी, ग्रूसम मर्डर, हम ट्रू क्राइम हम सब देखते हैं, वी ऑल एंजॉय इट. वी आर हैविंग आवर डिनर और लंच, हम एक सेफ स्पेस में है एंड वी आर बीइंग एक्सपोज्ड टू द थिंग्स वी फियर. उससे क्या हुआ? फोबिया चला गया, डिसेंसिटाइजेशन हो गई. नाउ वी कैन डू इट बिकॉज वी थिंक इट्स सेफ. बैठ के तो देख रहे हैं. So that is positive. Same concept using we can use positively. and negatively. Same concept being used negatively of systematic desensitization because of overexposure. वहां पे हम फोबिक ऑब्जेक्ट को सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज कर रहे हैं जिससे डर लगता है. यहाँ पे एक ऐसी चीज जिसका फोबिया होना चाहिए उससे डिसेंसिटाइज हो रहे हैं. साइकोलॉजी तो सेम ही काम करेगी ना, किसी भी चीज पे कर लो. It's like पॉइजन का भी बताते हैं ना, पॉइजन आपको इट कैन किल यू आल्सो, क्योर यू आल्सो, यू कैन ईट. एंटीडोट भी वही होता है. हाँ. सो इट्स द सेम कॉन्सेप्ट एट वर्क है. बहुत देख लिया, सेफ एनवायरनमेंट में देख लिया, लगता है यार ये तो हो सकता है, और फिर ऊपर से मीडिया, इसने रेप कर दिया, भाग गया, इसको तो सजा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ.
वो भी डिसेंसिटाइजेशन है, बिकॉज वी कीप सीइंग कि ये तो रोज होता है, इट्स ओके, इट कैन हैपन. On top of it, violent games. Children enjoy them so much. And I have pointed out to a lot of parents that, please see what kind of games they are playing. Hitting women, raping them, or killing people. What kind of a game is that? But the parents say, it's okay, game hi to hai. But they're being desensitized to the idea of hitting someone, killing someone. Media is showing that, games are showing that, and top of it, series are showing that. Then we feel that it's okay. आसपास भी सुन रहे हैं, हो रहा है तो ठीक है, desensitize हो गए हम. राइट It राइट. should be a phobia that we should have, but we don't. हाँ, समटाइम्स कुछ थोड़ा डर होना भी जरूरी है, जैसे Yes. हाँ. राइट. सो एक बात है श्वेता, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इनिशियल वी हैड स्टार्टेड दिस डिस्कशन, तो आपने बोला था कि योगा और मेडिटेशन का भी आपने कहीं ना कहीं मेंशन किया था. तो आप बताइए, बीइंग इन इंडियन सोसाइटी, व्हेन वी हैव गीता, व्हेन वी हैव योगा, व्हेन वी हैव मेडिटेशन, व्हाई शुड वी इवन सीक साइकोलॉजिकल हेल्प? क्यों हमारे, क्योंकि हमारे पहले वाली जनरेशन बोलती तो ऐसे, जैसे हमने बात की, ऐसे कुछ इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते, मेडिटेशन करो, सोचो, अच्छी चीजें पढ़ो, अपने आप सब कुछ चला जाएगा. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? अभी मेरा आंसर फिर ना पुराने आंसर पे आएगा. The need for human interaction. अकेले हो गए हम, बड़े सोसाइटी में हम चले गए. We go to a metro to work. और we live in a separate city from our parents. दोस्त कोई खास है नहीं, काम में ज्यादा फोकस है. Yoga gives you good health, mental stability. Gita will also give you good teachings, which will give you a balanced brain. But human connection कहाँ से लाओगे? वेरी इंपॉर्टेंट. थेरेपिस्ट तुम्हें कैसे ट्रीट करता है? We don't have magic. What a therapist does for you is, I will listen to you, I'll understand you, and I'll not judge you. And if you need help, I'll hold your hand and help you reach your goals, show you the path that you already know. These are general tools. Gita and yoga and meditation are general tools. It's not tailored to your personal need. And it's a basic human need to feel special, to feel understood, to feel witnessed by someone. क्यों हमें लाइफ पार्टनर चाहिए? कि our life doesn't go unnoticed. किसी को पता है मेरी जिंदगी में क्या है, दोस्त भी इसीलिए चाहिए. So these are tools, and yes, very powerful tools, but they can't replace a human connection. Ultimately, it's the human connection that heals. So that's what a therapist provides, and these tools can't. these tools can. So एक बात बताइए, एक डायस्पोरिया करके एक टर्म है, डायस्पोरिया. Dysphoria. Dysphoria it is. So dysphoria की definition कहती है, it includes low energy state, flattened emotions, lack of interest, physical immobility. अभी आप वैसे देखें, मतलब अगर आप आउटसाइड ऑफ इसको साइकोलॉजी वो देखें, तो हम ऐसे सिम्टम्स को तो हम कहते हैं तो प्लेन सिंपल आलसी है. अभी ये आलस डिस्फोरिया से डिफरेंट कैसे होगा, और किस स्टेज पे हमें पता चलेगा कि ये आलस नहीं है, नाउ इट नीड्स सम ट्रीटमेंट, सम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन? एक साइकोलॉजिस्ट है कैरन हॉर्नाय, एंड शी सेज न्यूरोसिस इज ओनली अ मैटर ऑफ डिग्री. मतलब प्रॉब्लम डिग्री में है. वी ऑल आर समवेयर देयर ऑन द स्पेक्ट्रम. बट डिस्फोरिया और लेजीनेस में मैं बेसिक डिफरेंस बताती हूँ. लेजीनेस तब है कि जब आप में मोटिवेशन कम है और आप यू लाइंग डाउन, एंड फॉर अ पर्टिकुलर डे, लाइक ऑन अ वीकेंड, यू से आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टुडे, आई एम गोइंग टू लेज अराउंड. दैट्स लेजीनेस. और एक पर्टिकुलर फील्ड में, एज इन कि तुम्हें मूवी देखने जाना है, गेट अप एंड गो, दैट्स यू जस्ट बीइंग प्लेन एंड सिंपल लेजी. Dysphoria, on the other hand, would be when that pervades in your entire life. It's not a motivational problem. तुम जो चीज खुशी देती थी वो खुशी दे ही नहीं रही है. Like you're watching a movie but you're not in it. इसको हम एनहीडोनिया बोलते हैं कि the hedonism होती है pleasure seeking. Anhedonia means you are not getting pleasure out of things that you love. You're just lying around, even bathing or cleaning yourself is a task. Whereas lazy बंदे का कैसा होगा कि तुमने डेट पे जाना है तो you'll all be dressed up and all that. काम करना है तो लेजी हो, वो मोटिवेशनल चीज हो सकती है. बट डिस्फोरिया एक तो तुम्हारी पूरी लाइफ टेक ओवर कर लेगा और तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आएगा. जो तुम्हें पसंद है वो भी पसंद नहीं आ रहा.
or you feel so much of discomfort. You don't feel the zest to live life. That's very different from laziness. And yes, we started using it very casually, but and also it's not in and of a disorder according to diagnostic in itself. किस चीज से हो रहा है, you have to find the underlying cause. Laziness is just tired, आज मुझे ये काम नहीं करना है यार, ये वाला काम नहीं करना, बट जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर लूंगा. डिस्फोरिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ टेक ओवर कर लेगा. Right, Yeah, so right. that's the difference between the two. That's crucial. I think that's very Yeah. crucial. And before winding up, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोला ना कि फाइट और फ्लाइट, जनरली पीपल डू नॉट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सीज. जनरल पीपल do not want to get into it, do not want somebody, to invite that kind of trolling. And there are some social media personalities जिनको आप देखोगे they are always in controversies and they are kind of enjoying it. So like, how do you like, तो दो एग्जाम्पल अगर दो नाम मेरे को दे रहे होंगे, हम देखते हैं कंगना रनावत हो गई या फिर राखी सावंत तो स्पेशली शी इज आई थिंक enjoying all the being eccentric. I don't know, कभी कभी लगता है कि शी इज बीइंग स्मार्ट टू प्ले ऑल दिस, कभी कभी लगता है कि प्रोबेबली कि थोड़ी सबकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे होती है ना कि हाँ राखी सावंत है तो मतलब फॉर एंटरटेनमेंट और व्हाटएवर. So what makes them portray themselves as too casual, not caring about social media response? एक तो हम सब कुछ क्यूरेट करके करते हैं. वी वांट टू लुक परफेक्ट, यू वांट टू साउंड परफेक्ट. When somebody comes out there says what the hell I say, एक तो डिफरेंट होने का है ना. We want to stand out from the crowd. Plus, no matter what they're doing, they're getting fame out of it. Right? Outrageous statements will give you instant fame. Normal, sensible conversation will not. Like we are currently talking, if we make some outrageous statements, जो शायद हमें, we might not even believe in them. It's an instant recipe to get hit. But it's then a short-lived thing. Right. But Rakhi would not be relevant if she's not doing these things. Also, Kangana somewhere is a hurt girl and she's creating sympathy around herself. जो होता है ना, in group out group create कर रही है. वो क्या कर रही है कि I'm an outsider, these are nepo kids. So all the people who have dreams of Bollywood or want to make it in the industry and don't have a godfather, don't have a family, they somewhere connect to her. Yeah, they relate to her. She's like us. And that gets her popularity, and you watch and it's like maybe she's revealing the truth. Maybe she's revealing her truth. Maybe she's revealing her convenient truth. But ultimately, it is all the constant need to stay relevant in a world which has very short memory span. It will just move on if you don't start creating controversy. So in their case, it's not so much of a personality flaw as much as a constant need to stay relevant in a world which is constantly changing. Okay. That's what it is. So श्वेता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and I just wish, मतलब honestly I have done so many podcasts, काफी सारे topics पे बात करा, but these are the topics which are close to my heart because these topics relate to everyone. Yeah. ये हम सबके दिमाग में चीजें चलती हैं जिसके आंसर्स हम ढूंढते हैं, जो एक क्रेडिबल सोर्स से नहीं मिल पाते हैं. और आप के साथ मेरा संपर्क हुआ, आपसे बात हुई, तो वी हैड बीन प्लानिंग इट फॉर सो लॉन्ग एंड आई जस्ट विश कि इसको मैं रिकॉर्ड कर पाती स्टूडियो में एक बेटर क्वालिटी में, बिकॉज देयर सो मच ऑफ हाइप अराउंड कैमरा एंड स्टूडियो आल्सो. हम इस सेटअप में कर रहे हैं, ठीक है, बट आई जस्ट विश कि लोग भी कंटेंट के ऊपर ज्यादा जाएं बजाय कि सेटअप सिनेरियो एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट्स द कंटेंट दैट ड्राइव्स, it's a value in the podcast that you carry rather than the quality. अभी कैमरा का तुमने अचार तो नहीं डालना ना घर पे, उसकी हमारी फोटो तो लगाओगे वहां पे जाके. So I just wish and I will appeal all everyone who watches this podcast कि आप, और मैंने देखा भी है काफी हद तक ये चीज मैंने देखी है कि लोग काफी हद तक अगर कंटेंट अच्छा है तो बहुत ज्यादा क्वालिटी पे नहीं भी वो फोकस करते या फिर स्टूडियो सेटअप और प्रोफेशनलिज्म पे. But nonetheless, I just wish that we had something better out there, but I think we made the best out of the given circumstances. And आपसे बात करके बहुत ज्यादा मेरे खुद के दिमाग में काफी सारे concepts clear हुए. And I totally believe that whosoever has watched this podcast from starting till end
उसको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो एटलीस्ट पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। Okay, it's been such a pleasure, Neha, talking to you. And definitely, whenever I'm in Delhi, let's do one episode in the studio as well. I would love to. I would love to. I would really. It would be a shame if it goes unnoticed because of the video quality. So I- definitely be there someday, and definitely we'll shoot an episode together there as well. New Definitely. issues, new concepts. Psychology is everywhere. इज एवरीवेयर। एंड आपसे वही है कि काफी लोग होते हैं जो बिल्कुल क्लिनिकल और बहुत ही लिमिटेड रिस्पॉन्स रखते हैं। आपका जो है ना काफी सबके जो सब रिलेट कर पाए, बात करने का तरीका भी एक होता है जिसमें होता है कि आप दूसरे को अपील ज्यादा करते हो। मुझे पर्सनली आप बहुत अपील करे, बहुत अच्छा लगा एंड आई एम सो हैप्पी टू रिकॉर्ड दिस। एंड ये अगर चला जाता है ना बहुत अच्छा, तो आई स्वेयर मतलब आई वुड वांट दिस टू हिट गुड, है ना, एंड पीपल शुड रिलेट टू इट बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज द टॉक्स दैट मैटर। और फिर इससे ये भी एस्टैब्लिश हो जाता है कि यस वी हैव सम पीपल आउट देयर who are concerned only about content. Nonetheless, with the promise that we'll meet in Delhi sometime and shoot this another episode. So with that, I think we must close this, and I'll see you next time. Sure, it's been a pleasure, Neha. Bye-bye. Yeah, same here, same here. Thank you, Shweta. Thank you so much, Okay, Neha. Okay, bye-bye. Bye.